Hello everyone, myself Anurag Singh. So today I'm going to take this very important class. This class is on Constitution. Getting इसके important articles. In the last class we have covered schedules of the Constitution of India. इस क्लास में हम लोग important articles को डिस्कस करेंगे. ओके सो भाई आज कुछ फेस्टिवल्स भी हैं. तो आपका जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनका आज गुड़ी पाड़वा है. तो भाई हैप्पी गुड़ी पाड़वा. हिंदूज का नवरात्रि शुरू हो रहा है आज, तो हैप्पी नवरात्रि या शुभ नवरात्रि भाई. और हिंदी कैलेंडर का आज न्यू ईयर है. गेटिंग? तो आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अनुराग सिंह. आई हैव सिक्योर्ड अराउंड 4000 रैंक इन क्लैट, AIR 13th in MHCET law, AIR 22 in JMI law and 89.92 percentile in CUET. Currently I am pursuing my BA LLB at Government Law College Mumbai. That is आपका GLC Mumbai. Okay. So this is my Telegram channel. This is Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes as well as the materials that I send on this channel. Okay. तो भाई मैं आपको भेजता हूं द हिंदू से डेली रीडिंग टॉपिक्स, या आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. वो मैं आपको डेली भेजता हूं. गेटिंग? और भी जो स्टैटिक जीके की चीजें होती हैं वो सारी भी मैं इस पर भेजता हूं. ओके, सो जॉइन दिस चैनल. तो शुरू करते हैं अपनी क्लास. तो पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 1. ये किसकी बात करता है? ये बात करता है आपका नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. समझे आप? ये नेम और टेरिटरी की बात करता है. सेकेंड वन इज अबाउट एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. अगर नई स्टेट्स बनानी होंगी तो उनकी बात आर्टिकल 2 में की जाती है. समझ गया? आर्टिकल 3 है, ये 2 और 3 इंपॉर्टेंट है भाई. आर्टिकल 3 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. समझ रहे हो आप? ये इसकी बात करता है कैसे नया स्टेट फॉर्म होगा, उसकी एरियाज को हम कैसे चेंज करेंगे, उसकी बाउंड्री क्या क्या होगी. इन सब की बात आर्टिकल 3 में की गई है. समझे आप? ये इस वजह से पूछ सकते हैं बिकॉज यूटी ऑफ JNK बना एंड लद्दाख भी बना. ये न्यूज में रहता है बिकॉज अभी यहां तक इलेक्शंस नहीं हुए. यहां पर 2024 में यहां पर इलेक्शंस हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपसे लद्दाख और JNK के बारे में पूछ लें. समझ गए आप? और ये आपका PYQ भी है आर्टिकल 3. तो इसके बारे में आपको याद रहना चाहिए. समझे आप? तो दिस थिंग यू शुड नो. अगला है हमारा आर्टिकल 5. ये बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ या जब फोर्स में आया, उस टाइम पे जो लोग इंडिया में रहते थे उनकी सिटीजनशिप के बारे में ये आर्टिकल 5 आपको बताता है. समझे आप? आर्टिकल 6 टॉक अबाउट राइट्स ऑफ citizenship of certain person who have migrated to India
फ्रॉम पाकिस्तान। तो 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब दो कंट्रीज बनी, योर इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे उनके सिटीजनशिप की बात आर्टिकल 6 करता है। समझे आप? और ये आर्टिकल क्यों न्यूज में रहेगा? बिकॉज CAA इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट होके आए थे, ये तो उनकी बात हो गई, पर वो आपसे यहां भी पूछ सकते हैं कि जब लोग माइग्रेट किए थे टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा एट द टाइम ऑफ 1947? समझे आप? तो इस वजह से आप आर्टिकल 6 को याद कर लीजिएगा। समझे आप? दिस थिंग यू शुड नो। आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी, आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, बाउंड्रीज एरियाज की बात करता है, आर्टिकल 5 आपका बोलता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल 6 कहता है सिटीजनशिप ऑफ पीपल, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया को माइग्रेट किए थे। समझे आप? तो दिस थिंग यू शुड नो। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। एग्जाम में आपसे कौन सा आर्टिकल पूछ ले, या आप वहां पर जाकर अगर पढ़े रहोगे तो आंसर क्लिक कर दोगे, नहीं होगा भाई तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझा? तो अच्छा है कि आप जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू सिटीजनशिप वो आप याद कर लें। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 7। ये बात करता है राइट्स ऑफ सर्टेन सिटीजन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान को भी माइग्रेट कर गए थे। गेटिंग? जो लोग यहां पर गए थे उनके सिटीजनशिप की बात आर्टिकल 7 में की गई है। समझ गया? तो यह है आपका आर्टिकल 7। अगला है आपका आर्टिकल 8। यह किसकी बात करता है? तो इट टॉक्स अबाउट राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो भाई ये उन लोगों की बात करता है जो इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया के बाहर रहते हैं। उन लोगों के बारे में आर्टिकल 8 कहता है। समझे आप? एंड द नेक्स्ट इज आर्टिकल 9। यह कहता है पर्सन्स वॉलंटरली acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens of India। समझे आप? अगर कोई इंडियन जाकर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है फिर वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहता है। समझे आप? इंडिया में केवल एक सिटीजनशिप फॉलो की जाती है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो हो, अगर आपने किसी दूसरे सिटीजन का कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया फिर आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे। समझे आप? और यहां पर एक चीज और भी है कि आपके पास अगर सिटीजनशिप है तो आप हर स्टेट में जा सकते हो, आप इंडियन सिटीजन ही रहोगे। बट आप यूएस में देखते होगे कि वहां पे स्टेट्स का अलग सा सिटीजनशिप होता है और नेशनल लेवल पे अलग होता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। समझे आप? तो दिस थिंग यू शुड नो। ये आपका PYQ है। आर्टिकल 9 आपका PYQ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। समझे? तो दिस थिंग यू शुड लर्न।
अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 10, ये बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। समझे कि कब तक आपकी सिटीजनशिप रहेगी। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 11, ये कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। समझे आप, ये बात कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, और ये बाय लॉ इसको रेगुलेट कर सकते हैं। समझे आप। एक बात और थी, जब अभी CAA नोटिफाई हुआ तो बहुत सारी स्टेट्स कह रही थी कि हम इसको अपने यहां इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। गेटिंग। तो अमित शाह का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था, ही सेड दैट सिटीजनशिप इज द मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सिटीजनशिप के मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ नहीं डिसाइड कर सकती। जो भी डिसाइड करना होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे आप। तो इस वजह से आर्टिकल 9 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ओके। अगला है हमारा आर्टिकल 12, इसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है। गेटिंग। इसमें स्टेट के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यह है आपका आर्टिकल 13। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि लॉस इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। अगर कोई लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है तो वो लॉ वाइड हो जाएगा। इसकी बात आर्टिकल 13 में की गई है। समझे। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद रखना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये बात आर्टिकल 14 में की गई है। ये दोनों आर्टिकल्स आपके PYQs हैं, इनको याद कर लीजिएगा। यहां से आपका आर्टिकल 12 से आपका पार्ट 3 शुरू हो जाता है और पार्ट 3 आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। तो पार्ट 3, योर पार्ट 3 एंड पार्ट 4, दिस इज अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स। ये आपका DPSP है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझे आप। तो इसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। गेटिंग। तो दिस थिंग यू शुड नो। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। समझे आप। तो ये आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, 15(1), इसमें यह कहा गया था कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। समझे आप। तो दिस थिंग यू शुड नो। ये आपका रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं इन आर्टिकल्स के डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ओके। मैं जब क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शेड्यूल करूंगा तो उसमें मैं आपको हर एक आर्टिकल की डिटेल में जाके बताऊंगा। ये एक रिवीजन क्लास है बिकॉज योर एग्जाम्स आर कमिंग। समझे आप। तो इसलिए मैं सारे
इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको दिखा दे रहा हूं और उसके जो मैं उसमें जो कहा गया है वो चीजें आपको समझा दे रहा हूं। गेटिंग? तो अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नो सिटिजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ to subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access public facility। तो आप इन सब चीजों के ग्राउंड्स पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो इन गेटिंग पब्लिक फैसिलिटी। ये बात कहां कही गई है? ये बात कही गई है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में। गेटिंग? तो ये चीज आप याद कर लीजिए। 15(3) में कहा गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट को कोई नहीं रोक सकता स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए ऑन द मैटर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये PYQ है, 15(3) इज योर PYQ। नेक्स्ट है आपका 15(4), स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। समझे आप? तो स्टेट प्रोविजन बना सकता है इनकी SC/BC लोगों के लिए, आपके SC एंड ST के लिए। ओके, इट हैज पावर। ये भी आपका PYQ है। आपका नेक्स्ट है 15(5). ये भी बात करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ educational institution including private institutions whether aided or unaided by the state other than minority educational institution। okay, so SC/BC, SC और ST की एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बात की गई है स्पेशल प्रोविजन देने की, ये बात की गई है आपकी आर्टिकल 15(5) में की गई है। और लास्ट है हमारा 15 क्लॉज 6 में, इसमें बात की गई थी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी एजुकेशनल वीकर सेक्शन। समझे आप? इकोनॉमिकली है, EWS। इसकी बात की गई थी आपकी 15 क्लॉज 6 में। तो यहां पर ये 15(3), 15(4), 15(5) एंड 15(6) ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। समझे आप? जब भी कहीं रिजर्वेशन की बात आती है वहां पर ये सारे आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। गेटिंग? इसलिए आप इन आर्टिकल्स को याद कर लीजिएगा। अगला है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसकी बात कहां की गई है? इसकी बात की गई है आपकी आर्टिकल 16 में। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें दो एक्सेप्शन हैं। पहला है आपका मिलिट्री और दूसरा है आपका एजुकेशन।
मिलिट्री में जैसे आप सुनते होंगे ना, जनरल या ब्रिगेडियर, कर्नल, तो ऐसे लोग अपना टाइटल लगा सकते हैं। और एजुकेशनल फील्ड में जैसे डॉक्टर, समझे आप? तो ये इसके एक्सेप्शन है, बाकी आप नहीं लगा सकते। उससे महाराजा, ऐसे टाइटल्स आप नहीं लगा सकते हैं, समझे? तो ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे भी गए हैं, ये तीनों PYQ हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है, हमेशा न्यूज में रहता है ये, और ये बहुत बेसिक भी है। तो आर्टिकल 19(1)(a कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(b टॉक्स अबाउट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। गेटिंग? आपको जो बोलने की आजादी होती है वो 19(1)(a देता है, और आपको पीसफुली असेंबल होने के लिए विदाउट आर्म्स, वो बात की गई है आपकी आर्टिकल 19(1)(b में। 19(1)(c) में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आप एसोसिएशन और यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं। गेटिंग? फिर आपका आर्टिकल 19(1)(d टॉक्स अबाउट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, यू कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टॉक्ड इन 19(1)(d। नेक्स्ट इज योर 19(1)(e। इसमें क्या बोला गया है? इसमें यह कहा गया है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी हिंदुस्तान में रह सकते हैं, इसकी आजादी आपको 19(1)(e) में दी गई है। एंड 19(1)(g) किसकी बात कर रहा है? यह बात कर रहा है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। इसकी बात 19(1)(g) में कही गई है। 19(1)(f) को यह था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, इसको यहां से हटा दिया गया था एंड इट वॉज मेड अ लीगल राइट। पहले ही आपका फंडामेंटल राइट था, बट इसको यहां से निकाल के 300(a) में शिफ्ट कर दिया गया था। गेटिंग? इसलिए आपको E के बाद डायरेक्ट G दिख रहा है। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 19, इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम अपने आगे के आर्टिकल्स पे चलते हैं। ये है आर्टिकल 20। इसमें बात की गई है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये PYQ है भाई। इसमें 21 में क्या कहा गया है? 21 में बात की गई है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका यह मतलब होता है कि आपको पनिशमेंट उसी लॉ में मिलेगी जिसमें आपने क्राइम किया है। ओके, इट मीन्स दैट अगर आपने सपोज 1999 में आपने क्राइम किया है और उस टाइम पे लॉ भी 1999 का था, तो आपको उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी अगर आप अभी तक 2020 में पहुंच चुके हैं।
गेटिंग? अगर यहां पे कोई लॉ चेंज हुआ फिर भी आपको इसी लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आपका डबल जेपार्डी। इसमें यह कहा जाता है कि आपको एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ओके? आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन में यह बात की गई है कि आपने जो चीजें बोली हैं वो आपके अगेंस्ट नहीं यूज की जा सकती। गेटिंग? सो ये चीजें आपकी 23 में बोली गई हैं। दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आपका आर्टिकल 21। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें बात की गई है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 22। दिस टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। गेटिंग? तो ये प्रोटेक्शन अरेस्ट से और डिटेंशन से आपको बचाता है, ये आर्टिकल 22। ओके? आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ओके? तो ये कहता है कि आप ह्यूमन की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं या आपसे कोई फोर्स लेबर नहीं करवा सकता। इसकी बात आपकी आर्टिकल 23 में की गई है। गेटिंग? नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 24। ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। आप 14 साल से कम बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। इसकी बात आर्टिकल 14 में की गई है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे फ्रॉम पार्ट 3। ये सारे PYQ हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। गेटिंग? नेक्स्ट आपका आर्टिकल 25। इसमें बात की गई है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसकी आजादी आपको आर्टिकल 25 में मिली है, इससे मिलती है आपको। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 26। इसमें बात की गई है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। समझा? आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, इसकी आजादी आपको मिली है आर्टिकल 26 में। गेटिंग? नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 27। इसमें कहा गया है फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आप फ्री हैं अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, इसकी आजादी आपको आर्टिकल 27 से मिलती है।
And the last is your freedom for attending religious instruction. इसकी आज़ादी आपको आर्टिकल 28 में मिलती है। तो ये सारे आपके रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो भी माइनॉरिटीज है इंडिया में, उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 29 में बातें की गई हैं। समझा? और लास्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 30, ये बात करता है आपका राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, इसकी बात आर्टिकल 30 में की गई है। समझे आप? तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर्टिकल 25 आपका PYQ है, आर्टिकल 30 भी आपका PYQ है। और भी कई ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आपका 29 हो गया, देन आपका 27 हो गया। तो ऐसे आर्टिकल्स आपसे वो पूछे हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 32। इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात हुई है रेमेडीज फ्रॉम एनफोर्समेंट ऑफ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। आर्टिकल 32 के अंदर आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। या आप बोलते हो इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझे आप? इसको बोलते हो आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 37। इसमें एप्लीकेशन ऑफ DPSP की बात की गई है, और यह भी कहा गया है कि DPSP इज नॉन एनफोर्सिएबल। मतलब आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हो कि हमारा DPSP वॉयलेट हुआ है, तो आप हमें कुछ कंपनसेट करिए या किसी को पनिश करिए। DPSP एनफोर्सेबल नहीं है। दीज आर ओनली गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट्स। गेटिंग? DPSP इज गाइडलाइन कि सरकार कैसे काम करेगी। गेटिंग? ये केवल DPSP कहता है। गेटिंग? अगला है आपका आर्टिकल 38। इट टॉक्स अबाउट स्टेट to secure a social order for the promotion of welfare of people. Heading? प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल की बात आर्टिकल 38 करता है, या वेलफेयर स्टेट की जो बात करता है वो आपका आर्टिकल 38 ही करता है। हेडिंग? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Heading, it talks about welfare state. Next is your article 39A. It talks about equal justice and free legal aid.
गेटिंग? सबको जस्टिस मिले और फ्री लीगल एड की जो बात करता है वो आपका आर्टिकल 39A करता है। समझे आप? नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 40। इट सेज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। इसकी बात आर्टिकल 40 करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 41। इट टॉक्स अबाउट right to work, to education and to public assistance in certain cases। इसकी बात आर्टिकल 41 में की गई है। ओके, तो यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं? पहला है आपका 32, फिर आपका आर्टिकल 38, देन 39A, देन आपका आर्टिकल 40। ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। गेटिंग? अगला आपका आर्टिकल 43। ये बात करता है लिविंग वेजेस के बारे में फॉर वर्कर्स। ओके, वेजेस के बारे में बात करता है आपका आर्टिकल 43। अगला है आपका 43A। ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। गेटिंग? तो कैसे वर्कर्स पार्टिसिपेट करेंगे इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसकी बात आपका आर्टिकल 43A करता है। गेटिंग? तो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आपका आर्टिकल 44। ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अभी उत्तराखंड में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बहुत सारी स्टेट्स इसकी डिमांड कर रही हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है। गेटिंग? ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 45। ये बात करता है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। गेटिंग? जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, इसकी बात आपका आर्टिकल 45 कहता है। समझे? नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 46। ये बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड OBC। इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंप्रूव करने के लिए यह आर्टिकल आपका ऐड किया गया था। समझे आप? तो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आर्टिकल 47। इट टॉक्स अबाउट ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को और हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को ये एडवाइस दी गई है। गेटिंग? इसकी बात आर्टिकल 47 में की गई है। समझा? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो 43 है, 44 है, 45, 46 एंड 47। ये सब देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। समझा? अगला है आपका आर्टिकल 48। यह है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसकी बात आर्टिकल 48 में की गई है। आर्टिकल 19 की बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल नेचुरल इंपॉर्टेंस। इसकी बात आपकी 49 में की गई है। ये न्यूज़ में इसलिए रहता है, अगर कहीं ASI का सर्वे हो रहा होता है तो ये न्यूज़ में आ जाता है। ओके, या यूनेस्को किसी साइट को अगर हेरिटेज साइट बोलता है तब भी ये न्यूज़ में आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस बात को बोलता है। समझा? तो इस वजह से आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 50। ये कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गेटिंग? और नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अब हम इनवर्ड्स नहीं, अब हम आउटवर्ड्स देख रहे हैं। गेटिंग? पहले इंडिया की जो पॉलिसी थी वो थी कि बस अपने अंदर देखो, बाहर बहुत कम देखते थे। लाइक हम अपने इंटरनल मैटर्स पे ही ज्यादा फोकस थे। बाहर की कंट्रीज हमें कुछ बोल दे, हम रिप्लाई बहुत कम करते थे। बट अब हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, अब हम एक्सटर्नली भी देखते हैं। गेटिंग? अब हम एक्सटर्नली भी देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई कंट्री कुछ बोल के निकल जाएगा, वी विल रिप्लाई देम। गेटिंग? हम अपने इंटरनल मैटर्स को तो अच्छे से हैंडल करेंगे, बट वी विल ऑल्सो रिप्लाई टू द कंट्रीज, और इफ देयर एनी सिचुएशन अराइजेस वी विल रेस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन, अगर वो एक्सटर्नली भी होगा तो। समझे आप? तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। समझा? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है भाई आर्टिकल 51A। इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें टोटल 11 ड्यूटीज हैं। गेटिंग? और लास्ट वन आपका 2002 में ऐड किया गया था। तो ये चीजें आप याद कर लीजिएगा। गेटिंग? तो मैंने आज आपकी क्या क्या कवर किया है? मैंने आपका आज पार्ट 1 कवर किया है, पार्ट 2 कवर किया है, देन आपका पार्ट 3, पार्ट 4, ओके, एंड पार्ट 4A। मैंने आपका फंडामेंटल ड्यूटीज तक कवर कर दिया है। समझे आप? अब आगे हम क्या कवर करेंगे? आपका यूनियन शुरू हो जाएगा, योर यूनियन, पार्ट 5 से। गेटिंग? तो वो चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए मैंने जितने आर्टिकल्स बताए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गेटिंग? तो हमने आज आर्टिकल 15(1)A तक कवर कर लिया है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, तो आप मेरे को DM कर देना ऑन द टेलीग्राम चैनल। ओके, DM मी ऑन टेलीग्राम चैनल। और चैनल क्या है? उसका नाम है उद्गम लॉ
विथ अनुराग। गेटिंग? आप मेरे को यहां पे डीएम करिए, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।